Good afternoon, everyone. afternoon, sir. Good afternoon. I hope you all are good. आप लोगों के पास कोई डाउट है तो पहले डाउट डिस्कशन करवा लीजिए. Do you have any doubt? No, sir. No, sir. चलो, बहुत बढ़िया. चलो फिर तो let's start a new chapter today then. ये जो चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, this will be the chapter for your second term. This is going to be the first chapter of your second term. I'm not starting from electromagnetic waves. Rather, I will be starting ray optics first. Then we'll discuss wave optics and all those things. Electromagnetic waves we will discuss at the end of the syllabus. देखो, रे ऑप्टिक्स से शुरू करते हैं. एंड यू मे बी हैव सम आइडिया अबाउट लाइट. लाइट के बारे में आप लोगों को कुछ कुछ चीजें पता है कि लाइट की अगर मैं बात करूं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में डिफरेंस क्या है वो समझने से पहले हमें एक बात मालूम है कि लाइट के बारे में अगर हम बात करें तो लाइट को पहली बात तो हम इसको दो तरीके से देखते हैं. ठीक है, दो तरीके से देखने का क्या मतलब है सर? इस लाइट का जो नेचर है उसको हम दो पार्ट में ऑब्जर्व करते हैं. समटाइम्स वी observe that light is behaving like a wave and some other time we observe that light is behaving like particle. और इसीलिए आपका वेव ऑप्टिक्स आप पढ़ते हैं एज इन द केस ऑफ लाइट, और साथ साथ आप पार्टिकल नेचर भी आप पढ़ते हैं. पार्टिकल नेचर जो आप पढ़ते हैं दैट यू स्टडी इन मॉडर्न फिजिक्स, जिसको हम डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो लाइट एक्चुअली में क्या है वो हम कुछ भी नहीं जानते. हम नहीं कह सकते कि लाइट क्या है. ये सवाल ही गलत है कि लाइट क्या है. लाइट के बारे में वी कैन ओनली से दैट कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच कैन बिहेव like a particle as well as like wave. There are few phenomena which can be explained only when we assume light as a wave. और वो कौन से phenomena हैं? वो phenomena हैं जैसे आपके इंटरफेरेंस ये सब हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे. इंटरफेरेंस इज अ phenomena, polarization, diffraction, है ना, ये सब कुछ phenomena हैं which can only be explained on the basis of wave nature of light. या ये प्रॉपर्टी ही वेव की होती है. जो इंटरफेरेंस का फिनोमेना है या पोलराइजेशन का फिनोमेना है, ये सब प्रॉपर्टी वेव से रिलेटेड होती है. तो ये वेव ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं इसको. दूसरा, पार्टिकल नेचर के लिए क्या है, तो पार्टिकल नेचर के लिए हम पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इफेक्ट ऑफ लाइट विच कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड इफ वी कंसीडर द लाइट टू बी मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. तो वो कैसे पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल्स, दैट विल स्टडी इन दैट चैप्टर which is dual nature of matter and radiation. उस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे. बट अभी तो ये समझिए कि photoelectric effect is that effect which can only be explained if we consider the light to be made up of particles. There is another effect which is called as Compton effect. So these are few effects on the basis of which we consider the light to be behaving like a particle, or interference, diffraction, polarization are some effects or phenomena which light shows, and that can be explained only when we consider the light to be behaving like a wave. तो सर ये तो समझ आ गया कि सर वेव ऑप्टिक्स नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है जिसमें हम वेव नेचर डिस्कस करते हैं, और डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन आएगा उसमें हम पार्टिकल नेचर को डिस्कस करेंगे. देन व्हाट इज दिस रे ऑप्टिक्स? ये रे ऑप्टिक्स सर क्या चीज है? व्हाट इज दिस रे ऑप्टिक्स जो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं? ये रे ऑप्टिक्स क्या चीज है सर? इस रे ऑप्टिक्स का क्या मतलब है? अब इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिमाग खोलना पड़ेगा. थोड़ा सा समझने की कोशिश करो. रे ऑप्टिक्स का दूसरा नाम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी है. रे ऑप्टिक्स इज आल्सो नोन एज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. तो रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मोर और लेस एक ही बात है. तो हम रे ऑप्टिक्स कहें या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहें, एक ही मतलब समझ में आता है. अब देखो, बेसिकली लाइट के साथ एक फिनोमेना है जिसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं, जो हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे. बस मैं आपको एक छोटी सी बात समझाने के लिए ये बात कर रहा हूं अभी फिलहाल. वैसे तो हम डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे आगे. डिफ्रैक्शन का ये फिनोमेना ये है कि जब लाइट जब किसी ऑब्स्टेकल से पास करती है या टकराती है, तो लाइट को आपको मालूम होगा कि लाइट ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन. और मान लो कि हमने ये कोई एक ओपनिंग लिया यहाँ पर एक समझ लो कि ये ऐसा हमने एक बोर्ड रखा हुआ है जिसमें एक होल बना दिया. दिस होल इज द ओपनिंग थ्रू विच लाइट कैन पास. तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि बिकॉज लाइट प्रोपगेट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन,
लाइट प्रोपगेट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तो विल एक्सपेक्ट दैट कि लाइट इसी रीजन में होगी सिर्फ और सिर्फ जिधर से वो पास हो पा रही है, और वो पार्ट जिधर से लाइट पास नहीं हो पा रही है, इट शुड बी कंप्लीटली डार्क। ये वाला जो पार्ट है, दिस शुड बी कंप्लीटली डार्क बिकॉज लाइट प्रोपगेट्स ऑन ए स्ट्रेट पाथ, तो दिस शुड बी कंप्लीटली डार्क। बट हम ऑब्जर्व क्या करते हैं वो मैं बता देता हूँ। ऑब्जर्व हम ये करते हैं कि ये जो आपका जो डार्क पोर्शन है, दिस इज ऑब्जर्व नॉट टू बी कंप्लीटली डार्क। कुछ लाइट हमने ऑब्जर्व किया है कि इस वाले रीजन में भी मिलती है। जो हमारा जो वो रीजन है जो विच शुड हैव बीन कंप्लीटली डार्क, वो कंप्लीटली डार्क नहीं होता, वहां भी लाइट पहुंचती है। आ रही बात समझ? सर। नहीं समझे? भाई बेटा, अगर कोई चीज सीधा जा रही है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बिल्कुल ऐसे जाए। भाई इधर इधर तो नहीं जाएगी वो, इधर तो तभी जा सकती है जब वो बेंड करे। तो हम ये कहते हैं कि बेसिकली होता ये है कि लाइट एक्चुअली में अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल इट बेंड्स, और इसीलिए ये बेंड करने के बाद क्या करती है सर, ये बेंड करने के बाद उस रीजन में भी पहुंचती है विच शुड हैव बीन कंप्लीटली डार्क। बट ऐसा होता नहीं है, इसका मतलब है कि लाइट थोड़ा सा बेंड कर जाती है, फैन आउट कर जाती है, फैन आउट हलती है वहां पर। ठीक है, और इसीलिए ये कम जो आपको जो पोर्शन डार्क होना चाहिए था, वो पोर्शन कंप्लीटली वो पोर्शन कंप्लीटली डार्क वो पोर्शन कंप्लीटली डार्क नहीं होता है, और इस फिनोमेना को हम सिंपली डिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल इज नोन एज डिफ्रैक्शन। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? अब ये डिफ्रैक्शन कितना ज्यादा होगा वो डिपेंड करता है साइज ऑफ ओपनिंग पे। ये ओपनिंग का साइज जितना बड़ा करोगे ना, डिफ्रैक्शन उतना कम होगा। मतलब ये जो बेंडिंग बिहेवियर है लाइट का, वो उतना आपको कम दिखाई देगा, और इसका साइज आप जितना छोटा करते जाएंगे, इसका जो बेंडिंग बिहेवियर है वो आपको उतना ज्यादा दिखाई देगा। तो बेंडिंग बिहेवियर विल बी डोमिनेंट व्हेन द साइज ऑफ द अपर्चर और द ओपनिंग विल बी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो ये जो बेंडिंग है या जो डिफ्रैक्शन है वो बेसिकली साइज ऑफ अपर्चर पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, दैट विल डिस्कस इन वेव ऑप्टिक्स। समझ रहे हो? तो अगर आपकी ओपनिंग ज्यादा है, मतलब लाइट बेंड हुई बट बहुत स्मॉल एंगल से बेंड हुई, ठीक है, मतलब उसका ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ओपनिंग इतनी बड़ी है, ओपनिंग बहुत बड़ी है, और ओपनिंग इतनी बड़ी है कि लाइट का बेंडिंग हमें फॉर अ गिवन डिस्टेंस हम लाइट के बेंडिंग को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। मतलब हमें ये ऑब्जर्व हो रहा है कि लाइट इज गोइंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ ओनली। तो लाइट अगर ऐसे केस में स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है, तो इस सिचुएशन में हम इसको रे ऑप्टिक्स से समझते हैं। इसमें हम इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन करते हैं। हम इस केस को वेव ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं समझते। भाई लाइट जब तक स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, हम सिंपल ज्योमेट्री से लाइट के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑल्दो इस केस में भी लाइट का वेव नेचर ही डिस्कस हो रहा है, बट उस वेव नेचर को डिस्कस करने के लिए हम ज्योमेट्री का यूज कर रहे हैं। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसमें पार्टिकल नेचर नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात? इसमें वी आर नॉट डिस्कसिंग द पार्टिकल नेचर, वी आर डिस्कसिंग द वेव नेचर ओनली। बट उस वेव को हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं बाय सिंपल स्ट्रेट लाइंस, एंड दैट इज वाई इसको हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कह देते हैं, या हम रे ऑप्टिक्स कह देते हैं। मतलब ये स्ट्रेट लाइंस या स्ट्रेट रे ड्रॉ करके हम इसके फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, और जब तक हम ये एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तब तक हमारी रे ऑप्टिक्स वैलिड है। और जब तक हम ये जब लाइट बेंड करना शुरू कर देगी, जब स्ट्रेट लाइन पे लाइट नहीं दिखाई दे रही होगी, बेंडिंग बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगा, तो फिर उस केस में वी विल नॉट बी एबल टू शो दिस बाय रे ऑप्टिक्स, है ना। फिर वहां पर हम कंप्लीटली वेव ऑप्टिक्स पे चर्चा करते हैं। ठीक है सर, तो यहाँ पर भी हम वेव नेचर ही की बात कर रहे हैं, बट ये जो वेव नेचर की हम बात कर रहे हैं, इसमें हम इसको एक्सप्लेन करेंगे बाय स्ट्रेट लाइंस या बाय सिंपल ज्योमेट्री, और इसीलिए इसको हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। आई होप आपको मेरी बात कुछ हद तक समझ में आ गई होगी। मतलब अगर इतनी बात नहीं समझ में आए तो सिंपल सी बात समझो कि वी आर डिस्कसिंग द वेव नेचर ऑन। क्लियर है? पार्टिकल नेचर अभी नहीं आया है। रे ऑप्टिक्स डजंट डील्स विद पार्टिकल नेचर। समझ गए? सर। अब आप यस लोगों सर। को रे वगैरह के बारे में मालूम होगा कि रे आर बेसिकली द पाथ along which the light travels। ठीक है, और ये रे हम हमेशा ड्रॉ करते हैं विथ एन एरो वाली लाइन, ये रे कहलाती है। अगर बहुत ज्यादा रे हो जाए, यार एक पॉइंट से निकल रही हो, बहुत ज्यादा रे अगर आ जाए एक पॉइंट पे तो उसको बीम कहते हैं। और अगर एक पॉइंट से कई सारी रेज निकल रही हो तो इसको हम डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। और बहुत सारी रेज आके एक पॉइंट पे मीट कर रही है तो इसको हम कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सर, सबसे पहला जो हमारा इस पूरे रे ऑप्टिक्स का जो स्टार्ट
है, मतलब स्टार्टिंग पोर्शन है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ से हमारा खेल शुरू हो रहा है। ऑल्दो सीबीएसई के सिलेबस में अगर मैं जाऊं, मतलब प्योरली 12th का जो सिलेबस है, उस 12th के सिलेबस में प्लेन मिरर इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस। बट अगर मैं जेई की बात करूं, जेई की या नीट की बात करूं, तो प्लेन मिरर इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस। मतलब ये जो सिंपल रिफ्लेक्शन के केसेस हैं वो सीबीएसई 12th में नहीं है, उसको हटा दिया गया है। बट जेई और नीट के सिलेबस में उसको नहीं हटाया गया है। तो अब मुझे बोला गया था कि बिकॉज यू पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एंड नीट, तो इसलिए मैं वहां से बात शुरू करूंगा, प्लेन मिरर के से कहानी मैं अपनी शुरू करूंगा। ठीक है सर। तो देखिए सर, सबसे पहली बात, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप सबको मालूम है रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब आप लोगों को मालूम है कि अगर मान लीजिए कि लाइट किसी सोर्स से आ रही है और ये आने के बाद किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा जाए, मतलब किसी प्लेन मिरर पे इंसिडेंट करा दो, या कोई ऐसा सरफेस हो जिससे लाइट टकराए, और टकराने के बाद ये उसी डायरेक्शन में जाने लग जाए जिधर से वो आ रही थी, तो इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। और रिफ्लेक्शन में ये होता है कि लाइट अगर आ रही थी तो लाइट टकराने के बाद ऐसे जाने लगी। इस वाली रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। वैसे एक ही रे आएगी ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारी रेज होती हैं, मगर जस्ट टू कीप द थिंग्स वेरी सिंपल हम एक रे ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये इंसिडेंट रे कहलाती है, एंड दिस रे इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। ये आपका एमएम डैश इज अ मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस। अच्छा सर, ये जरूरी है कि मिरर होगा तभी रिफ्लेक्शन होगा? तो याद रखो, इट्स नॉट नेसेसरी एंड नाइदर इट्स मैंडेटरी। if you'll be having mirror, then only the reflection will take place. Reflection can take place on any surface। हाँ, ये हो सकता है कि किसी सरफेस पे जो रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ठीक है, द नंबर ऑफ रेज रिफ्लेक्टिंग विल बी मे बी वेरी लेस। ठीक है, तो इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करते। हम रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करना चाहते हैं हम ऐसे सरफेसेस पे जहां पर रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा हो रहा हो, एंड दैट इज द सिंपल केस ऑफ मिरर। मिरर ऐसे, मिरर का मतलब होता है कि ग्लास जिसके एक सरफेस पे आपने पॉलिशिंग कर दी है या पेंट कर दिया है। सिल्वर पॉलिशिंग कर दोगे तो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा रे का। अब देखिए सर, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, सिंपल सा लॉ आप सबने पढ़ा होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। कोई मुझे बता और इस सरफेस पे जहां पर ये लाइट इंसिडेंट हुई है, मिरर उस पॉइंट पे ऑन द मिरर वी आर dropping a perpendicular which is also called as normal. So this is n is not a ray, n is a normal which has been drawn on the mirror। ठीक है, n क्या चीज है? नॉर्मल है, जो हमने कहां पे ड्रॉ करा है? मिरर पे ड्रॉ करा है। तो आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? I is equal to Sir, angle of angle of incidence equals to angle of reflection. बहुत बढ़िया सर, सिंपल सी बात है। दिस विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड रिमेंबर, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि be it any surface, if the reflection is taking place, so angle of incidence is always equal to angle of reflection। दूसरा जो लॉ है वो ये लॉ ये कहता है कि भाई इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन वन प्लेन। मतलब पूरे के पूरे सिर्फ कहाँ लाई करेंगे? एक ही प्लेन में लाई करेंगे, है ना, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। मतलब अगर वो एक्स वाई प्लेन है तो ये आप देख लो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो आपका नॉर्मल है, ये सब के सब एक्स वाई प्लेन में ही लाई करना है। कोई ऐसा नहीं कि कुछ जेड एक्सिस के अलोंग लाई करना है। तो ये दो लॉज हैं, ये आप बचपन से जानते हो कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। और दूसरा ये कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बचपन से जानते हैं। अब हम उन बातों पे आते हैं जो शायद आपको नहीं पता हो। देखो, अगर ये इंसिडेंट रे को मैं एक्सटेंड करूं, तो इंसिडेंट रे को अगर मैं एक्सटेंड करता तो ये इंसिडेंट रे का पाथ ऐसा होता। On extending this incident ray, this path would have been like this, but due to the reflection, this ray has got deviated by some angle. Can you see that? भाई ये अगर सीधा जाती without any reflection, अगर ये जाती तो ये सीधा ऐसे जाती along this green line, बट चूंकि इसका रिफ्लेक्शन हुआ है तो जाहिर सी बात है कि ये इसने अपना पाथ बेंड कर लिया। इसको हम कहते हैं एंगल थ्रू विच द लाइट हैज बेंड इट्स पाथ, या एंगल ऑफ बेंडिंग कह सकते हो। और ये एंगल ऑफ बेंडिंग कितना होगा? तो ये जो डेल्टा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? तो देखो, ये टोटल एंगल अगर आप देखोगे दैट वुड बी इक्वल टू 180 माइनस ऑफ, यू कैन आइदर राइट इट एज 2i
और डेल्टा कैन इवन बी रिटन एज इक्वल टू 180 माइनस ऑफ 2r. दिस इज द एंगल ऑफ डिविएशन. ठीक है, इसको हम कह सकते हैं एंगल ऑफ बेंडिंग और डिविएशन. ये डिविएशन का एंगल है, मतलब इतने एंगल से आपकी लाइट ड्यू टू रिफ्लेक्शन डिविएट हो गई है, तो दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिविएशन. इसका मतलब है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन वो जिस पाथ पे आ रही थी उस पाथ पे नहीं निकलेगी, वो 180 माइनस ऑफ 2i के एंगल से डिविएट हो जाएगी. क्लियर है सर? Yes, sir. नोट करिए, आगे बढ़ते हैं. Done, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो देखो अब इस पे कैसे क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं. ये मान लीजिए एक मिरर है, ये दूसरा मिरर है, ये दो मिरर्स हैं, M1 and M2. Let me assume this as called as M1. Let me call this as M2. M1 and M2 are the two mirrors that we are having. यहाँ से एक लाइट इंसिडेंट हुई यहाँ पर, और यहाँ पर लाइट इंसिडेंट हुई है, और मान लीजिए कि लाइट इंसिडेंट हुई है एट एन एंगल ऑफ लेट्स से दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड द मिरर्स आर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. आपको बताना है कि आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सेकंड मिरर, ये लाइट जो इस पे इंसिडेंट हुई है वो पहले इससे रिफ्लेक्ट होगी, then उसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद it will be incident on M2 and it will get reflected from M2 as well. तो after the second reflection what would be the net deviation? समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Find net deviation after the second reflection from M2. M2 से रिफ्लेक्शन होने के बाद इसमें नेट डिविएशन कितना है, ये हमारा सवाल. तो अब देखिए सर, एक बात तो क्लियर है कि इस वाले पे हम ये कह सकते हैं कि जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि भाई ये इधर से आई तो ये इधर जाएगी, ऐसा कुछ जाएगी. और इस सरफेस पे अगर मान लो कि नॉर्मल हम ले लें, इस सरफेस पे कुछ नॉर्मल ले लें, तो थोड़ा और बेहतर बना लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना आए कि भाई ये रे ऐसे आई. एक मिनट रुकना, इसको थोड़ा सा बेहतर करता हूं मैं, वरना डायग्रामेटिकली दिक्कत आ सकती है. ये ऐसे ले लो, ये 60 डिग्री, यहाँ से ये ऐसे ले लो, ये 60 डिग्री, यहाँ पर ये ऐसे ले लो नॉर्मल. एक मिनट रुकना, मुझे डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा. सॉरी, आई नीड टू ड्रॉ द डायग्राम अगेन. ये मिरर 1, मिरर 2, ये मान लो 60 डिग्री, यहाँ से रे आई, दिस स्ट्राइक्स द मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. सवाल वही है, ये इस पे जाएगी, इस पे नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए. तो अगर इस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे आप, ये तो पहले मैं नॉर्मल ले लेता हूँ. इस सरफेस पे नॉर्मल कुछ ऐसा दिखेगा ना. सर आप लोग समझ पा रहे हैं? एंगल आई तो हमारा 60 डिग्री था. 60 था, Yes, sir. ये बार बार क्यों गलत. 60 था तो 60 कर लो. ये चित्र बनाओ पहले, ये दूसरी मिरर ले लें हम, ये एंगल 60 डिग्री था तो 60 कर देते हैं. ये ऐसे आया, ये 60 तो ये भी 60,
ये भी 60, ठीक है। तो पहले वाले मिरर पे अगर हम डिविएशन देखें तो पहले वाले मिरर पे ये डिविएशन इतना होगा और इस डायरेक्शन में होगा। सर आपको कैसे पता कि ये इस डायरेक्शन में होगा? देखो अगर ये स्ट्रेट आती तो ऐसे जाती, है ना, ये जो आपकी ये लाइन दिखाई दे रही है ये इस पाथ पे जाती, बट ये डिविएट हो गई, और डिविएट किस डायरेक्शन में हुई है? तो इट हैज डिविएटेड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको मैं कह लेता हूँ डेल्टा वन। अगर मुझसे कोई पूछ ले कि भाई व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द डेल्टा वन, तो डेल्टा वन मैं कह सकता हूँ 180 माइनस ऑफ 2i या 180 माइनस ऑफ 2r, कुछ भी कह सकते हो। 2i या 2r का मतलब कितना हो गया? 60 एंड 60 इज इक्वल टू 120, राइट? यस सर। Yes, sir. तो 120, तो डेल्टा वन की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। और किस डायरेक्शन में हुई है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। इस तरफ अगर आप डायरेक्शन देखेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। ये रे ऐसे गई। अब इस सरफेस पे अगर आप नॉर्मल ले लें तो ये सरफेस पे नॉर्मल कुछ इस तरह से आएगा, आएगा, और उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होकर कुछ इस तरह से आएगा, ऐसा समझिए। तो अब देखिए अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल, हमें ये वाला एंगल पता चल जाए तो हमें ये पता चल जाएगा, और ये अगर पता चल जाएगा तो फिर हम फर्दर इसमें ये पता कर सकते हैं कि ये दूसरे वाले सरफेस पे जो डिविएशन होगा वो कितना होगा। तो हमें ये एंगल पता करना है। तो हाउ टू फाइंड आउट दैट एंगल? हाउ टू फाइंड दिस एंगल? कैसे एंगल फाइंड करें हम? कैसे फाइंड करोगे? इस एंगल में मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ? ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। क्या गलती कर रहा हूँ मैं? देखिएगा सर आप लोग, क्या गलती कर रहा हूँ मैं? दो मिरर्स के बीच का एंगल 30 डिग्री है। बिल्कुल सही बात, दो मिरर के बीच का एंगल 30 डिग्री है। तो ये 30 हो गया। हाँ, मिरर का एंगल मैंने नहीं दिया था, तो ये 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। तो 30 30 कितना हो गया? 60। ये 30 और ये 30 60। तो ये वाला जो एंगल आएगा, ये पूरा एंगल, ये वाला कितना होगा? 120। 20। 20. इस पूरे एंगल की वैल्यू, एक काम करते हैं, ये नॉर्मल है तो यहाँ पर एक 90 ले लीजिए, ठीक है। ये वाला एंगल 90, तो ये वाला एंगल भी 30 हो जाएगा। देखिए यस सर। दिख रहा है आप लोगों को? यस सर, दिख रहा दिख रहा है। तो ये वाला एंगल जो है 30 होगा, तो ये वाला एंगल भी 30 होगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30। तो ये रे ऐसे जाती ना, ये रे ऐसे जाती, और ये वाली रे ऐसे बेंड हो गई है। तो यहाँ पर अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डेल्टा टू विल बी इक्वल टू व्हाट? डेल्टा टू विल बी इक्वल टू 180 माइनस ऑफ 2i। 180 माइनस ऑफ 2i करिए, तो 180 माइनस ऑफ 2i, 2 इंटू 30, 2 इंटू 30 इज 60। तो डेल्टा टू की वैल्यू कितनी आ गई? डेल्टा टू की वैल्यू आ गई हमारी 120 डिग्री। है। यस सर। सही। 180 20 डिग्री अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे बेंड हुई है, ऐसे इधर ये बेंड होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो डेल्टा टू इज एंटी क्लॉकवाइज बेंडिंग। सही। यस सर। Yes, sir. तो नेट बेंडिंग कितना हो गया? तो डेल्टा वन प्लस ऑफ डेल्टा टू, बट एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो 120 माइनस ऑफ 60 विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंड होगा। कर लिया ड्रॉ? यस सर। एक बार और खेलते हैं ऐसा। नेक्स्ट, फिर से मिरर, फिर से ये दूसरा मिरर, ये ऐसा, ये ऐसा, यहाँ पे रे इंसिडेंट हो रही है, लेट द रे बीइंग इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, दिस एंगल ऑफ बिटवीन द मिरर इज 60 डिग्री। और मैं एक चीज आपको बताऊं कि इस मिरर पे अगर आप नॉर्मल लेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। तो ये वाली जो रे है आफ्टर दिस रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस सरफेस, वो कुछ इस तरह से यहाँ पर पहुंचेगी।
ठीक है, और ये इस तरह से पहुंच के ये इस तरह से ऐसे बेंड होगी, ऐसे जाएगी, ये इस तरह से बेंड होगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट वुड बी द नेट डिविएशन, डेल्टा नेट की वैल्यू बतानी है, ठीक है, डेल्टा नेट की वैल्यू बता सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं? यस सर। तो बताओ तो कितना आएगा नेट डिविएशन? भाई पहली बात तो ये वाला एंगल 30, तो ये वाला एंगल भी 30, ये वाला एंगल 60, ये टोटल एंगल 90, और ये ट्रायंगल अगर हम देख लें, ये वाला ट्रायंगल, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, तो ये 60 और 30 90, तो ये 60 60 120 120, तो ये 60 60, तो ये मतलब ये वाला 30 डिग्री आ रहा है, देखो ना जरा। तो ये वाला अगर एंगल 30 आएगा तो ये वाला भी एंगल 30 आएगा, देखिएगा प्लीज। ये रे यस सर। अगर बेंड नहीं होती तो ये रे बेंड नहीं होती तो ऐसे जाती, बट बेंड होने की वजह से ये इधर बेंड हो गई है, तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये 120 डिग्री के एंगल से बेंडिंग हुई है। और ये वाली रे अगर सीधा जाती तो ऐसे जाती, इधर ये बेंड हो गई है, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि 30 30 60 अगेन ये 120 डिग्री के एंगल से बेंड हो गई है। और इधर भी क्लॉकवाइज बेंडिंग हुआ है, इधर भी क्लॉकवाइज बेंडिंग हुआ है, तो अगर इस केस में हम बेंडिंग देखें तो डेल्टा नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 प्लस 120, दिस इज इक्वल टू 240। हो गया? सर हो गया। एक बार और कर लेते हैं। डन सर। ये वाला मिरर, ये दूसरा वाला मिरर, ये मिरर मान लीजिए कि ये ऐसे, ये वाला मिरर ऐसे, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, यहाँ से लाइट रे इंसिडेंट हुई है, एंड दिस लाइट रे इंसिडेंट्स ऑन एन एंगल ऑफ अल्फा। अब आप लोग मुझे बता दीजिए कि व्हाट वुड बी द नेट बेंडिंग आफ्टर द सेकंड रिफ्लेक्शन। इसको M1 मान लो, इसको मिरर M2 मान लो, आप दोनों देख लीजिएगा, इसको करके देखिए तो पहले, आई एम वेटिंग। आप लोग इसको करके सॉल्व करने की कोशिश करिए तो प्लीज। एंगल निकालने की कोशिश करो।
निकला क्या एंगल? तो मैं 360 माइनस 2 थीटा आ रहा है। चलो देख लेते हैं। ये वाला एंगल अल्फा, तो ये वाला एंगल अल्फा अनडाउटेडली, तो ये वाला जो एंगल होगा दिस विल बी 90 माइनस ऑफ अल्फा। ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला जो एंगल होगा ये वाला, क्योंकि इट्स अ ट्रायंगल, तो ये वाला हो जाएगा 180। ये वाला एंगल मैं इधर लिख देता हूँ 180 माइनस ऑफ 90 माइनस ऑफ अल्फा प्लस ऑफ थीटा, तो दिस विल बिकम इक्वल टू, ये 180 में से 90 घट गया तो 90 प्लस ऑफ अल्फा माइनस ऑफ थीटा, ये वाला ये एंगल है। तो ये वाला एंगल कितना होगा देखो, बिकॉज इन दोनों एंगल का जो सम है, दिस होल एंगल, ये वाला जो होगा ब्लू लाइन नॉर्मल के साथ जो एंगल बना है दैट शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस एंगल को अगर मैं x कह लूं, तो x की वैल्यू कितनी होगी, x विल बी इक्वल टू, टोटल एंगल इज 90, तो 90 माइनस ऑफ दिस वैल्यू ऑफ एंगल 90 प्लस ऑफ अल्फा माइनस ऑफ थीटा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 से 90 खत्म हो गया, तो दिस विल बिकम इक्वल टू थीटा माइनस ऑफ अल्फा। ठीक है, ये थीटा माइनस ऑफ अल्फा, तो ऑब्वियस ही बात है ये वाला एंगल भी थीटा माइनस ऑफ अल्फा होगा। अब डिविएशन से अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो डिविएशन होगा, ये ऐसे जा रहा था, ये ऐसे गया, तो डेल्टा वन की वैल्यू हम लिख सकते हैं 180 माइनस ऑफ 2 अल्फा, और डेल्टा टू की वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं, 180 माइनस ऑफ 2 2 टाइम्स ऑफ थीटा माइनस थीटा अल्फा। माइनस ऑफ अल्फा। वेरी गुड। और ये वाला जो एंगल डिविएट हो रहा है, दिस इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये रे भी ऐसे जाती, लेकिन डिविएशन इधर हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो डेल्टा टू की वैल्यू अगर हम निकालें, तो डेल्टा टू की वैल्यू विल बी इक्वल टू, डेल्टा टू की वैल्यू विल बी इक्वल टू 180 माइनस ऑफ 2 थीटा प्लस ऑफ 2 अल्फा, ये तो आएगा। और दोनों ही क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिविएशन हो रहा है, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिविएशन हो रहा है। अगर दोनों का डिविएशन सेम डायरेक्शन में है, तो आपको प्लस लेना है, दोनों में से किसी एक का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो उस केस में उसको माइनस लेना है। मान लीजिए कि दो में से एक क्लॉकवाइज है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लीजिए या क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है। बट अगर दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, दोनों क्लॉकवाइज हैं, तो उस केस में दोनों का साइन फिर सेम लेंगे आप, या तो दोनों को पॉजिटिव या दोनों को नेगेटिव, एनीवेज। तो डेल्टा नेट अगर आप यहाँ से निकालेंगे, तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा नेट, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, तो 180 माइनस ऑफ 2 अल्फा प्लस ऑफ 180 माइनस ऑफ 2 थीटा प्लस ऑफ 2 अल्फा, अनडाउटेडली 2 अल्फा से 2 अल्फा कैंसल्स आउट, तो डेल्टा नेट विल बी इक्वल टू 360 माइनस ऑफ 2 थीटा। This is your angle of deviation and this deviation will be in the clockwise direction. तो ये आपको बिल्कुल सही आया है, अगर आपका ये आया है तो 360 माइनस ऑफ 2 थीटा। ठीक है, बाकी लोग इसको नोट कर लें जिनका ये नहीं आया है। इसको नोट कर लें। आंसर। आप लोगों ने नोट कर लिया सर? सर यस सर। ठीक है।
चलिए सर, अगर आपने ये नोट कर लिया तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस। अब इसके दूसरे कॉन्सेप्ट पे अगर हम आए तो देखिए सर, अगर हमने कोई मिरर ले लिया और उस मिरर को, अब देखो प्लेन मिरर की हम बात कर रहे हैं रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, तो प्लेन मिरर अगर हमने ले लिया और ये प्लेन मिरर ऐसे रखा हुआ है और इस पे आपने रे को ऐसे इंसिडेंट करा और रे को आपने इंसिडेंट किया एट सम एंगल, लेट दैट एंगल बी एनीथिंग, let that angle be theta, the angle of incidence is theta, और आपका ये मिरर है एंड दिस मिरर इज स्टेशनरी, mm डैश इज फिक्स्ड, ये मिरर इस केस में फिक्स्ड है और ये ऑब्वियसली बात है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही होगा। अब आपने क्या किया कि सोर्स जो है ना आपका, उस सोर्स को आपने इधर रोटेट कर दिया बट कीपिंग द मिरर फिक्स्ड, मिरर फिक्स्ड है एंड यू हैव जस्ट रोटेटेड द सोर्स इन दिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेट अस से बाय सम एंगल अल्फा, मतलब आपने इस सोर्स को रोटेट कर दिया यहां से फर्दर अल्फा एंगल पर। तो अगर आप सोर्स को रोटेट कर देंगे बाय सम फर्दर एंगल आइदर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैंने सोर्स को इस तरह से रोटेट कर दिया फर्दर एंगल अल्फा से, नॉर्मल तो यही रहेगा बिकॉज नॉर्मल जो आप ड्रॉप करते हैं दैट यू ड्रॉप ऑलवेज ऑन द मिरर, तो मिरर फिक्स्ड है, मिरर इज नॉट रोटेटिंग, तो नॉर्मल तो यही रहेगा जो हमने अभी बनाया है। But now the angle of incidence of this ray with respect to this normal will become equal to alpha plus of theta, right? तो इस केस में क्या होगा सर, इस केस में आपका जो रिफ्लेक्टेड रे दैट विल आल्सो रोटेट, वो भी रोटेट कर जाएगा, कितने एंगल से रोटेट कर जाएगा, अल्फा एंगल से, ताकि ये वाला जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है दैट आल्सो बिकम्स इक्वल टू अल्फा प्लस ऑफ थीटा, ताकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो सके, सेम हो सके, तो दोनों अल्फा प्लस ऑफ थीटा हो पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपका मिरर फिक्स्ड है और उस केस में अगर आपने इंसिडेंट रे को रोटेट किया है तो बाय द सेम वैल्यू द रिफ्लेक्टेड रे विल आल्सो रोटेट, मतलब द एंगुलर रोटेशन इन द इंसिडेंट रे सेम एज द एंगुलर रोटेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, बट दोनों का जो सेंस ऑफ रोटेशन है, या इसको ऐसे कह लो दोनों की जो डायरेक्शन है इन विच दे आर रोटेटिंग दैट विल बी ऑपोजिट। इसका मतलब है कि एंगल थ्रू विच द इंसिडेंट रे इज रोटेटेड या एंगल थ्रू विच द रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड विल बी सेम बट ऑपोजिट टू द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द इंसिडेंट रे व्हेन द मिरर इज फिक्स्ड। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? इसको अगर हम d बाई डी टी ऑफ एंगल थ्रू विच दिस हैज बीन रोटेटेड को डिफरेंशिएट कर दें और इधर हम लिखते हैं माइनस ऑफ d बाई डी टी ऑफ थीटा ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आपको मालूम होगा कि एंगल का रोटेशन, या आप ये कह लें कि भाई बॉडी रोटेट हुई है, बॉडी रोटेट हुई है बाय एन एंगल ऑफ थीटा, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट माना जा सकता है, इसको यू कैन कंसीडर इट एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर आप इसको ले लेंगे तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि द रेट एट विच द एंगुलर रोटेशन इज इन्वॉल्व विल बी कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी, और इस एंगुलर वेलोसिटी को हम कह सकते हैं ओमेगा आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा आई। इसका मतलब है जितनी वेलोसिटी से आप सोर्स को रोटेट करोगे विद द सेम वेलोसिटी आपका रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट होगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये ओमेगा यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ सोर्स, एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जितनी एंगुलर वेलोसिटी से आप इंसिडेंट रे को रोटेट करोगे विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी आपका रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट होगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर है भाई? अगर ये क्लियर है तो इसको भी नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया सर आप लोगों ने? कर लिया। यस सर। वॉल्यूम क्यों नहीं आ रहा है? एक मिनट रुकिएगा, आप लोग कनेक्टेड रहिएगा, मुझे रिकनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि कुछ इशू आ रहा है।
चलिए सर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब फिर से मिरर ले लीजिए, ये फिर से प्लेन मिरर, और इस प्लेन मिरर को आपने यहाँ पर ऐसे रख दिया प्लेन मिरर, और यहाँ से आपने इस पे लाइट इंसिडेंट कर दिया और ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। मान लीजिए इस बार आपने क्या किया है, इस बार आपने, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर ये एंगल थीटा होगा तो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। अब इस बारी कीपिंग द सोर्स फिक्स्ड, हमने इस बारी क्या किया है, सोर्स को फिक्स रखा है, जहां से लाइट आ रही है उसको वी आर नॉट रोटेटिंग, वी हैव केप्ट इट फिक्स्ड। और कीपिंग द सोर्स फिक्स्ड, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रोटेटिंग द मिरर। पहले मिरर आपका ऐसे था, अब ये मिरर ऐसे है। दिस वाज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द मिरर, डैश वाज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द मिरर। नाउ ये वाला जो है, दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द मिरर, दिस हैज बीन रोटेटेड, ये मिरर हैज बीन रोटेटेड। लेट अस से कि मिरर हैज बीन रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ अल्फा, मिरर को हमने रोटेट कर दिया बाय एन एंगल ऑफ अल्फा। और इस नए पोजीशन को मान लीजिए कि मैं एम डबल डैश और एम ट्रिपल डैश कह देता हूं, दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द मिरर। अब इस केस में आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट विल हैपन। अब आप बता सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट करेगी, बिकॉज यू आर नॉट रोटेटिंग द सोर्स। तो सोर्स अगर आप नहीं रोटेट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि इंसिडेंट रे जो है वो आपकी फिक्स्ड है, या सोर्स अगर आप रोटेट नहीं कर रहे हैं तो इंसिडेंस या एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रहेगा, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस फिक्स रहेगा, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। बट आपका दूसरा पार्ट ऑफ द सवाल ये है कि सर आपने मिरर को रोटेट किया है तो रिफ्लेक्टेड रे तो रोटेट होगा, सोर्स फिक्स्ड है तो इंसिडेंट रे रोटेट नहीं होगी बट रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होगी। क्यों होगी वो भी रीजन अभी समझाऊंगा। पहले ये बात समझ में आ रही है कि इस केस में हमने क्या करा है, वी हैव केप्ट द मिरर फिक्स्ड एंड वी हैव जस्ट रोटेटेड द we have kept the incident ray fixed और the source fixed and we have just rotated the mirror। तो इस केस में क्या कहानी बनेगी, अब मुझे कोई बता सकता है कि ये जो पहले जो नॉर्मल था और अब जब मिरर की नई पोजीशन ऐसे हो गई, देखो मिरर की नई पोजीशन ऐसे हो गई, तो अब इस केस में जो नया नॉर्मल होगा और जो पहले नॉर्मल था, क्या वो दोनों सेम लाइन पे होंगे अभी, या नॉर्मल भी शिफ्ट हुआ होगा या रोटेट हुआ होगा विद द मिरर? नॉर्मल भी शिफ्ट हुआ होगा। शिफ्ट होगा सर। ऑफ कोर्स है, मतलब बिल्कुल सही बात है कि नॉर्मल भी शिफ्ट हुआ होगा। मान लो ये नया नॉर्मल है, लेट मी कॉल दिस एज एन डैश। तो पहले ये टोटल एंगल वाज थीटा, नाउ द न्यू एंगल विल बिकम लेस देन दैट ऑफ थीटा। और कितना कम हो जाएगा, तो हम ये जरूर कह सकते हैं बेटा कि जितने एंगल से आपने मिरर को रोटेट किया, इफ यू हैव रोटेटेड द मिरर बाय एन एंगल ऑफ अल्फा, तो नॉर्मल विल आल्सो रोटेट बाय द सेम एंगल ऑफ अल्फा। सोच के देखो भाई, आप अल्फा से रोटेट करेंगे तो आपका जो नॉर्मल है वो भी कितने से रोटेट हो जाएगा, वो भी अल्फा से रोटेट होगा। पहले आपका नॉर्मल ऐसे था जब मिरर आपका ऐसे था, ठीक है, आपका नया मिरर आपने रोटेट करके ऐसे कर दिया और कितने एंगल से रोटेट किया, अल्फा से, तो ये भी कितने एंगल से रोटेट होगा, अल्फा से। तभी तो आपका वो नॉर्मल अभी भी परपेंडिकुलर टू द मिरर ही रहेगा। क्लियर? तो नया जो एंगल ऑफ, अब हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया नए वाले मिरर से, बिकॉज यू आर नॉट रोटेटिंग द सोर्स, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये पूरा माना जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस ऑफ थीटा। और ये जो एंगल है जो पुराने रिफ्लेक्टेड रे के साथ ये बन रहा है वो अल्फा माइनस थीटा हो गया। और हम जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस इंसिडेंट रे रोटेट हो नहीं सकता, तो रिफ्लेक्टेड रे को ही रोटेट होना पड़ेगा, और रिफ्लेक्टेड रे को इस तरह से रोटेट होना पड़ेगा कि नया वाला जो एंगल है रिफ्लेक्टेड रे के साथ वो भी कितना हो पाए, वो भी अल्फा प्लस ऑफ थीटा हो पाए। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब ये 2 थीटा से रोटेट करे। सोच के देखो, क्योंकि अल्फा माइनस थीटा प्लस ऑफ 2 थीटा करोगे, अल्फा माइनस ऑफ थीटा प्लस ऑफ 2 थीटा करोगे, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये प्लस ऑफ 2 थीटा, तो अल्फा प्लस ऑफ थीटा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, सोच के देखिए सर, यू हैव टू थिंक। मतलब अगर मिरर रोटेट हुआ 2 थीटा से नहीं बल्कि 2 अल्फा से, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये बताइए। सर दे रहे हैं। ये आप लोगों को ये एंगल्स दिखाई दे गए कि ये वाला जो एंगल था वो थीटा था यहां से यहां तक, ये वाला ये वाला एंगल थीटा था यहां से यहां तक, और ये वाला एंगल अल्फा हो गया, तो ये अल्फा प्लस ऑफ थीटा हो गया। तो ये अगर अल्फा प्लस ऑफ थीटा हो गया तो ये मैंने गलत लिखा है, थीटा माइनस ऑफ अल्फा, कैसे देखा आप लोगों ने पता नहीं। तो ये वाला जो एंगल मैंने लिखा है वो थीटा माइनस ऑफ अल्फा होगा, सॉरी, क्योंकि ये पूरा एंगल थीटा है, तो थीटा माइनस ऑफ अल्फा होगा। बट इस एंगल को होना कितना चाहिए था, तो इस एंगल को होना चाहिए भाई जितना ये है उतना इसको भी होना चाहिए। तो ये तभी हो सकता है जब ये 2 अल्फा हो। भाई थीटा माइनस ऑफ अल्फा में थीटा माइनस ऑफ अल्फा प्लस ऑफ 2 अल्फा अगर आप करेंगे, तभी जो ये रिजल्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस ऑफ थीटा, तभी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो पाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है?
इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि मिरर को आप जितने एंगल से रोटेट करोगे उसके डबल से आपका रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होगा। डिड यू अंडरस्टैंड द लॉजिक? मिरर को जितने एंगल से आप रोटेट करोगे उसके डबल से आपका जो एंगल है मतलब जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है वो रोटेट होगा। क्या मतलब है सर? अगर आपने मिरर को रोटेट किया है बाय एन एंगल ऑफ अल्फा, तो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट बाय एन एंगल ऑफ 2 अल्फा। इसका मतलब है कि एंगल थ्रू विच द रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड इज ट्वाइस ऑफ द एंगल थ्रू विच द मिरर इज रोटेटेड, और दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। जिस डायरेक्शन में मिरर रोटेट हुआ है उसी डायरेक्शन में आपका रिफ्लेक्टेड रे रोटेट हो रहा है। देख लो इसको, अगर आप लिख दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसका भी रेट ऑफ चेंज ले लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर जो आपका एंगुलर वेलोसिटी विथ विच द रिफ्लेक्टेड रे इज बीइंग रोटेटेड विल बी सेम एज द एंगुलर वेलोसिटी विथ विच द मिरर इज बीइंग रोटेटेड। समझे? देख लो, अगर हजम हुआ हो तो ठीक है, वरना मैं फिर से बताऊं। हो गया। हो गया? ये सबको समझ में आ गया कि भाई जितने से आप मिरर को रोटेट करेंगे उसके ट्वाइस ऑफ द एंगल से आपका रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होगा, कीपिंग द सोर्स फिक्स्ड। और अगर आप मिरर को फिक्स रखेंगे एंड यू विल रोटेट द सोर्स, तो जितने एंगल से आप सोर्स को रोटेट करेंगे उतने ही एंगल से आपका रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होगा, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और मिरर के केस में द रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द मिरर। इसको नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद फिर फर्दर आगे बात। आंसर। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद फर्दर आगे बात करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ये है सर कि मान लीजिए आप, ये आपकी एक सर्कुलर स्क्रीन है और यहाँ पर कोई मिरर है, ये आपका प्लेन मिरर है, ये इसका नॉर्मल है, ये सर्कुलर स्क्रीन है, और ये वाला जो है दिस इज योर एंगल, मतलब दिस इज द इंसिडेंट रे। obviously after the reflection this ray will somewhat strike on the screen, और ये जो आपका मिरर है, दिस मिरर इज मेड टू रोटेट विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। मिरर को आपने रोटेट कर दिया विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, और सर्कुलर स्क्रीन का जो रेडियस है दैट इज आर, और वो रेडियस ई पर है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो स्पीड होगी, लीनियर स्पीड या लीनियर वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का मतलब, या ऐसे लिख देता हूं, लीनियर स्पीड ऑफ रे इंसिडेंट ऑन सर्कुलर स्क्रीन, सर्कुलर स्क्रीन इज इक्वल टू व्हाट? समझ गए? मतलब मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि इस केस में एंड द सोर्स इज फिक्स्ड, मैं ये भी कह देता हूं, मेंशन कर देता हूं कि यहाँ पर जो सोर्स है वो सोर्स कैसा है, तो सोर्स फिक्स्ड है, सोर्स फिक्स्ड है, और आपने सोर्स को फिक्स रखा है एंड यू हैव जस्ट रोटेटेड दिस। तो सोर्स को फिक्स रख के आपने किसको रोटेट करा है? आपने मिरर को रोटेट करा है। तो सोर्स को फिक्स रख दिया आपने, मिरर को रोटेट किया, मिरर को कितने एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट किया? ओमेगा से। तो आपका सवाल ये है कि भाई आपका जो ये जो रे है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है मिरर से, वो जाके स्क्रीन पे टकरा रहा है, ये कौन है? ये सर्कुलर स्क्रीन है, ये सर्कुलर स्क्रीन पे टकरा रहा है। तो अगर आप मिरर को रोटेट करेंगे तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट होगी। जब रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होगी तो उसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी जिससे वो रोटेट हो रही होगी। तो उस सर्कुलर स्क्रीन पे अगर हम इस रिफ्लेक्टेड रे की लीनियर वेलोसिटी देखना चाहते हैं, वी हैव टू ऑब्जर्व द लीनियर वेलोसिटी, तो वो लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी? सवाल समझे? सर। ठीक है, अगर आप सवाल समझ गए तो मेरी बात सुनिएगा कि भाई लीनियर स्पीड हमें चाहिए, तो सीधी बात यहाँ पर समझिए कि मुझे मालूम है कि अगर मैं मिरर को रोटेट करूंगा ओमेगा से, तो दिस विल बी रोटेटेड विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 ओमेगा। एम आई करेक्ट? अब हमें लीनियर स्पीड चाहिए। लीनियर स्पीड मतलब हमें ये एंगुलर वेलोसिटी अगर पूछा जाता ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे ऑन द सर्कुलर स्क्रीन, तो वो तो सीधा सीधा हो जाता 2 ओमेगा। बट हमें क्या पूछा जा रहा है? लीनियर स्पीड या लीनियर वेलोसिटी।
तो लीनियर स्पीड या लीनियर वेलोसिटी आप निकालेंगे तो लीनियर स्पीड या लीनियर वेलोसिटी होती है v इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इनटू कितना, तो इनटू द रेडियस। ठीक है, ये कभी आपने पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। एंगुलर वेलोसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेडियस से, तो v विल बी इक्वल टू व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी। किसकी एंगुलर वेलोसिटी, तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्टेड रे का हमें लीनियर वेलोसिटी निकालना है, तो एंगुलर वेलोसिटी हम किसका लेंगे, रिफ्लेक्टेड रे का, दैट विल बी इक्वल टू 2 ओमेगा multiplied by what, radius. So this answer will be equal to 2 omega multiplied by r. This is the value of linear speed or linear velocity of the reflected ray on the screen. Is it done? यस सर, डन। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दो यार, क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका कंटिन्यू हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में जब, ठीक है, इसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।